हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 14th ऑफ जुलाई से लेकर 20th ऑफ जुलाई तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आप सबको पता है कि हम सेक्शन में न्यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा वाला आपके पास आता है? इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ पर गए हैं? रशिया, और रशिया के साथ कहाँ पर जाएंगे? ऑस्ट्रिया। तो आपको याद रखना है दो जगह पर विजिट होगी उनकी, एक कहाँ पर होगी? रशिया पे, और एक कहाँ पर होगी? ऑस्ट्रिया पे। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इसके साथ देखते हैं हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए कहता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया वाज ऑन अ 2-day विजिट टू रशिया। कहाँ पर गए हैं बेटा? तो आपको याद रखना है रशिया गए हैं, आप क्लियर रखेंगे। और जब आप रशिया की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इंडिया हाईली डिपेंडेंस है। अगर हम देखें डिफेंस के मामले में देखें तो इंडिया हाईली डिपेंड करता है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर माना जाता है। लगभग अगर हम देखें यहाँ पर 65% जो वेपन्स आता है अपने पास, जो वेपन है अपने पास, वो कहाँ से लेते हैं हम? यहाँ पे रशिया से। ट्रेड के मामले में देखा जाए तो रशिया के साथ हमारा ट्रेड भी अच्छा है। ट्रेड अच्छा बोलने का मतलब है उतना भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर ट्रेड हमारा इनके साथ भी चलता है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 2019 के बाद अब उनकी ये विजिट है। ठीक है, तो आपको क्लियर रखना है लास्ट कब गए थे? 2019 में गए थे, ये आपको क्लियर रखना है। और अब कब गए हैं यहाँ पे? तो 2024 में गए हैं। ठीक है, देखिए और किसने इनवाइट करा था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें क्या करा? यहाँ पे इनवाइट करा था टू पार्टिसिपेट। अब देखिए एक ना इंडिया रशिया एनुअल समिट होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस बार वाली कौन से नंबर की है? 22 नंबर की है। कहां पर हो रही है ये? तो आप याद रखेंगे मॉस्को में। और इसको को चेयर कौन कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री, और वहां के रशियन प्रेसिडेंट क्या नाम आता है उनका? व्लादिमीर पुतिन आपके पास नाम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वो कहां पर जाएंगे? तो मैंने अभी आपको बताया था ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। और कहता है प्रधानमंत्री बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम, जो कि कहां जाएंगे? ऑस्ट्रिया इन 41 ईयर्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अच्छे से और सीखते हैं कि क्या क्या पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला मैंने अभी आपको जैसे क्लियर करा कि अगर हम बात करें तो 65% की अगर हम बात करें तो हम वेपन्स के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? रशिया के ऊपर निर्भर है। आप सबको पता है ब्रह्मोस मिसाइल है ना, आप सब जानते हैं इसके बारे में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो माना जाता है कि 65, अब देखिए एक तो 65% आपको याद रखना है, दूसरा आपको यहां पर क्लियर रखना है 65 बिलियन हमारा ट्रेड है उनके साथ। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो बेटा इसी में से अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन निकालोगे तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है वहां से और एक्सपोर्ट यहां से बहुत कम है। ठीक है, ट्रेड में तो हम घाटा खा रहे हैं वहां पे, पर चलो फिर भी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 65 बिलियन हम यहाँ पे ट्रेड की बात करते हैं 2023-24 के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2023 और 24 तक हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जब वो रशिया जाएंगे तो किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी? तो पहला तो आपको याद रखना है कि आने वाले 2030 तक, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, आने वाले 2030 तक यहाँ पे कितनी कोशिश की जाएगी कि 100 बिलियन ट्रेड बढ़े। ठीक है, तो पहला आपको तो पॉइंट बहुत क्लियर रखना है कि 100 बिलियन ट्रेड हम किसके साथ बात कर रहे हैं? यहाँ पे रशिया के साथ हम बात करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या किया जाएगा, जो अपने पास जितना भी ये है, बोलने का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर जितना भी बायलैटरल सेटलमेंट है इनको आगे बढ़ोतरी देनी है। नेशनल करेंसीज को यूज करना है दोनों देशों में, आप सबको पता है। नेपाल हो गया और भी कुछ देश हो गए जहां पर हम यूपीआई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जहां पर हम यूपीआई शेयर करते हैं उनके साथ, तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है कि नेशनल करेंसीज का यूज किया जाएगा, एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाएगी। कोशिश हो सकती है कि चेन्नई से कनेक्ट किया जाए, पूरी कोशिश है इसके बारे में। और भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर यहां पर बात की गई है। ठीक है, हम सबको पता है कि रशिया हमारा दोस्त रहा है। ठीक है, हमारा नहीं है, मतलब देश का दोस्त रहा है। ठीक है, आपको क्लियर रखना है। अगर हम बात करें बच्चा, जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, आप सबको पता है, तो जब तेल के दाम महंगे हुए थे तब भी हमने तेल कहां से मांगा था? तो आपको याद रखना है तब भी इंडिया ने तेल कहां से इंपोर्ट करा था? रशिया से। तो आपको क्लियर रखना है कि इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी क्रिटिसाइज नहीं करा रशिया को, बहुत जगहों पर किया भी है, पर आप
आपको क्लियर रखना है कि अभी ये मीटिंग हमारे लिए क्या आगे लेकर आएगी। जो मैंने आपको की पॉइंट बताए उसके अलावा भी अभी कुछ नई चीजें आ सकती हैं, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है, एनर्जी के ऊपर बात की जाएगी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाएगी, टेररिज्म खत्म करने की बात की जाएगी और ऐसी बहुत सारे मुद्दों पे यहां पर बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो पहला आपके पास ये क्लियर हो जाता है करंट अफेयर। कौन सा वाला आता है आपके पास यहाँ पे कि जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कहाँ पर गए हैं, तो आपको याद रखना है रशिया, और उसके बाद कहाँ जाएंगे बच्चे, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिया में। अब ऑस्ट्रिया वाला भी अपने पास आया नहीं है, आ जाए तो फिर हम देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे कि पुतिन ने, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी को, आपको याद रखना है कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जब भी आप पढ़ते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर के बारे में बेटा, तो जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर क्या आता है आपके पास, भारत रत्न आता है, ठीक वैसे ही रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से किसे नवाजा गया है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, क्या दिया गया है, रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है उससे क्या दिया, मतलब वो किसे दिया गया, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसका नाम आता है, जैसे हमारे वाले का नाम क्या आता है, भारत रत्न आता है, वैसे आता है इनका ऑर्डर ऑफ, लिख लेंगे आप साथ साथ ही इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। ठीक है, लिख लेंगे आप इसे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो अपोस्टल। ठीक है, ये आप यहाँ पर साथ में नोट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया गया है, यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से भी नवाजा गया है और उनके हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो अपोस्टल, ये आप लिख लेंगे साथ में, अपोस्टल भी याद रह जाए, बड़ी बात है, जैसे हमारे पास दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, तो ये थी आपके पास पहली इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हमने बात करी। अब हम चलते हैं सेकंड वाली पे, सेकंड से देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, चलिए सेकंड की जब हम बात करते हैं, बांग्लादेश बना है 5वां मेंबर किसका, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। अगर आपको थोड़ा सा करंट अफेयर याद हो, आप पिछले करंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा था। ठीक है, वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो कहां बन रहा है, केरला में। उससे पहले जब इंडिया में कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था तो हम ट्रेड कहां से कर रहे थे, तो हम कोलंबो से ही जो ट्रांसशिपमेंट वाला जो ट्रेड है वो वहां से लेकर आते थे। ये मैंने आपको किसी करंट अफेयर में बताया होगा। अब आप इसके साथ चलते हैं और इसके साथ क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर बात करें इंडिया और श्रीलंका की, तो आप सबको पता है कि इंडिया और श्रीलंका को एक स्ट्रेट ज्वाइन करता है और उस स्ट्रेट का नाम क्या आता है आपके पास, पाक स्ट्रेट। अगर आप सबने पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है सर से आपने, तो आपको ध्यान होगा क्या नाम आता है इसका आपके पास, यहाँ पे पाक स्ट्रेट इसका नाम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो क्या बोलते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, पहले इसके साथ एक फैक्ट और देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहले ये समझते हैं फिर वापस जाते हैं। देखिए कहता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि अगर आपके पास आ जाए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद करना है 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, आप याद रखेंगे। और बाद में इसी को दोबारा से रीनेम करके कब स्टार्ट किया गया था, तो आप याद रखेंगे 2020 में से स्टार्ट किया गया था। जब ये शुरू किया गया था, मतलब बोलने का मतलब है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जब शुरू किया गया था तो ये ट्राइलेटरल था। अब ट्राइलेटरल बोलने का मतलब हो गया बच्चे कि 3 ही देश इसके साथ थे और उन्हें याद करने का नमूनिक आप देख सकते हैं, स्लिम करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, स्लिम बोलने का मतलब है श्रीलंका, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ पे तो श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स आप याद कर सकते हैं। यही 3 देश इनिशियली थे और बाद में इसमें चौथा वाला कौन सा ऐड हुआ था, तो वो आपको याद रखना है मॉरिशस, और अब 5वां वाला ऐड हुआ है और 5वें का नाम क्या आता है आपके पास, बांग्लादेश। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ यहां तक पहले कि जब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्क्लेव की, या फिर आप ऐसा कह लो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की आप बात करते हैं, तो इसमें टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं, 5। पहले कितने थे बेटा, तो आप याद रखेंगे पहले थे 3, इनिशियली जब ये बना था तो कितने थे, 3। उसमें चौथा कौन सा ऐड हुआ, मॉरिशस, और 5वां कौन सा ऐड हुआ, तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पेपर में क्वेश्चन
बनने के इससे चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब ये कोलंबो, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? देखिए बेटा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अगर आप समझ पाए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि द एम टू प्रमोट रीजनल कॉपरेशन, इन सब के बीच में एक कॉपरेशन तैयार हो सके और हम सिक्योरिटी शेयर करें। बोलने का मतलब है जितना भी इंडियन ओशन रीजन है या फिर आप कह लें इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके आसपास के रीजन्स के लिए ये एक तरीके का एग्रीमेंट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ये क्लियर हो गया। अब हम वापस न्यूज पे आते हैं इसके साथ और देखते हैं, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको कहा बांग्लादेश क्या बना है, इसका 5th मेंबर बना है, याद रखना है आपने, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम मतलब पानी की आप बात कर रहे हैं। अब इसको अभी मैंने आपको बताया था, इसे याद करने का नमूने क्या था आपके पास, स्लिम करके आप इसे याद कर सकते हैं, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स और मॉरिशस, ठीक है। अब देखिए, इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब की गई थी बेटा, तो आप याद रखेंगे 8th डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग कहां पर हुई थी, ये मॉरिशस में। और साइचेलिस इसका क्या है, अभी ऑब्जर्वर स्टेट है। आएगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा, अदरवाइज ज्यादा करके क्या क्वेश्चन बन रहा है, बांग्लादेश पे क्वेश्चन बन रहा है। मॉरिशस की अगर हम बात करें, ये 4th मेंबर था, मैं आपको बता चुकी हूं। और कहता है ड्यूरिंग द मीटिंग मेंबर नेशंस ऑफ CSC एग्री दैट 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ध्यान देना बेटा, आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये 8th डिप्यूटी है, वो कौन सी है, 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग कहां पर होगी अब अगली वाली, इंडिया में। और कब होगी बच्चा, 2025 में, ठीक है। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि अगर हमसे पूछा जाए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कब बना था, 2011 में। इसको लेटर रीनेम्ड कब किया गया, 2020 में, याद रखना है। शुरू में इसके कितने मेंबर थे, तो ये ट्राइलेटरल था, जिसे आप स्लिम भी कह देते हैं। और बाद में इसमें एक चौथा देश ऐड हुआ था, दैट इज मॉरिशस। और 5वां अभी ऐड हुआ है, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश की लाइन का नाम क्या है, तो आप सबको पता है क्या नाम आता है इसका, रेड क्लिफ। क्या नाम आता है इसका, रेड क्लिफ, ठीक है। और अगर आप बात करें तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बने हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया पहले कि पहले कितने स्टेट थे, अब कितने स्टेट हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा कि आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इंडियन ओशन रीजन पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इंडियन ओशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास के सारे कंट्रीज, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगला आता है आपके पास यहाँ पे UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा निकालते हैं हमारे पेपर के लिए, क्या बन सकता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो आप सबने पढ़ा होगा 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, देखिए बेटा, कहता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, ये रिपोर्ट पब्लिश करी है किसने, तो आपको याद रखना है पॉपुलेशन डिवीजन, किसका, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इनके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे भारत की जनसंख्या कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 1.70 बिलियन। कब की बात कर रहा है वो, 2062 की, और फिर घटेगी 12% बिटवीन द जनवरी एंड जुलाई 2062 में, ठीक है। अब कितनी सच होगी कितनी झूठ, इसका तो कोई नॉलेज नहीं है, पर आपको क्लियर रखना है इसके बारे में, ठीक है। देखिए, कहता है आप सबको पता है कि इंडिया भी क्या है, अपने पास मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसकी कितनी जनसंख्या है, देखिए वहां पर 1.45 बिलियन पीपल। और ये अभी तक देखो बेटा, अभी ये आगे कहता है एंड इज लाइकली टू रिमेन, कब तक रहने वाली है, 2100 तक, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है ये हमारे पास। इंडिया के बाद सेकेंड कौन है, चाइना, चाइना के बाद थर्ड कौन है, USA। तो आपको क्लियर रखना था, पहला हो गया इंडिया, इंडिया के बाद क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, इंडिया, इंडिया के बाद आ गया चाइना, चाइना के बाद क्या आ गया आपके पास, USA, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ लेंगे, इतना ज्यादा तो है नहीं काम का, पर चलो फिर भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप देख सकते हैं इसके साथ, ठीक है। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, कहता है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हिट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट 2085 विद अ पॉपुलेशन ऑफ कितनी, भाई बोलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1.61 बिलियन, ठीक है। तो एक ये ईयर के साथ ये डेट
डेटा याद रखना है, और सेकंड वाले के साथ 2062 के साथ ये वाला डेटा याद रखना है, ठीक है, अगर आया तो, अदरवाइज नहीं तो कोई ज़्यादा उतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई आपके पास इंटरनेशनल। सेकंड चलते हैं हम कौन सी वाली पे, नेशनल न्यूज़ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेशनल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अच्छा, ये डेटा रिलीज़ किया गया है, ठीक है, ये डेटा रिलीज़ हुआ है। इसके अकॉर्डिंग पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में एक मिशन चलाया गया था फॉर चाइल्ड वैक्सीनेशन, जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। क्या नाम था इसका, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष आपको यहाँ पर याद रखना है। जब भी आप इंद्रधनुष की बात करते हैं, इसमें 7 क्या आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं। वैसी 7 वैक्सीनेशंस हैं जो किसके लिए ज़रूरी होती है, बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कब स्टार्ट, अच्छा ये किसने स्टार्ट करी थी ये मिशन इंद्रधनुष, तो आपको याद रखना है जेपी नड्डा। अगर आपको पता हो तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं किसके, बीजेपी के, अगर आपको याद हो। और ये कब स्टार्ट की गई थी, तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2014 को क्या स्टार्ट किया गया था, ये मिशन इंद्रधनुष आपके पास स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही बनता मिलता जुलता क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन पूरे चांस से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है WHO और यूनिसेफ ने एक डेटा रिलीज करा है या एक रिपोर्ट रिलीज करी है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, रिपोर्ट का नाम क्या है, पहले WHO एंड यूनिसेफ एस्टीमेट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ठीक है। अब आप देख लेंगे, इसके साथ बोलता है कि इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो 1.6 मिलियन, बोलने का मतलब है 16 लाख बच्चों ने मिस कर दिया किन वाली टीकों को या किन वाले वैक्सीनेशंस को। तो एक लिखा है आपके पास डिप्थीरिया, उसके बाद है पेरोटोसिस, उसके बाद है टेटनस एंड मीजल्स शॉट्स इन 2023। तो ये आपको 4 बीमारियों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कहता है इंडिया हैड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको वैक्सीन्स नहीं लगी हैं और जिनको 0 डोज चिल्ड्रन भी कहा जाता है, किसके बाद, नाइजीरिया के बाद, ठीक है। चलो नाइजीरिया में तो समझ में आता है, पर इंडिया में ऐसा डेटा बड़ा अचंभा करने वाला है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप सबको पता है कि एक एक्ट्रेस थी पूनम करके, ठीक है, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लिए एक अपनी फेक न्यूज़ डाली थी ना, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। वो जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, जो वुमेन्स में ज़्यादा करके देखा जाता है, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। और अगर आपको पता हो तो बजट में भी ये बात बोली गई थी कि बच्चियों को, जो मतलब छोटी बच्चियाँ हैं अपने पास, 14 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियाँ ना हो सकें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट अपने पास, कि कितने बच्चों ने मिस कर दिया, 16 लाख बच्चों ने मिस कर दिया। और डीपीटी आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको डीपीटी है ना करके याद कर सकते हैं। और मीजल्स को छोड़ दिया है कब, 2023 में, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष इज एसोसिएटेड विद चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन, याद रखेंगे आप यहाँ पे। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं बच्चा किसके बारे में, हाँ, और कब स्टार्ट किया गया था, 25 दिसंबर 2024 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास आता है, ये देखिए, है ना, मम्मी बैठी हुई है। अगला कहता है WHO की अगर आप बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस ही याद रह जाए, बड़ी बात है तुम्हारे लिए। उसके बाद है हेडक्वार्टर की बात अगर आप बात करते हैं तो कहाँ पर आता है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। और जब आप यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ कब बना था, तो आपको क्लियर रखना है कब बना था। यूनिसेफ बना था 1946 में, क्लियर रखेंगे आप। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये यूनिसेफ की। और ऊपर किसके बारे में लिखा था, तो आपको याद रखना है WHO के बारे में, ठीक है। चलिए आप मुझे बताएंगे हेल्थ डे कब मनाते हैं हम, ठीक है, हेल्थ डे कब मनाते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, हेल्थ डे कब मनाया जाता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए तो 3 हो गई आपके पास, सॉरी चौथी न्यूज़ आई थिंक 4 है, पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड विद फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है। अब पहले तो इसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं, फिर हम न्यूज़ पे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है द नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक, जिसकी जो कि किसका है, भारत सरकार का। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, आपको याद होगा। और इसने रिप्लेस कर दिया था किसको, 65 साल पुरानी प्लानिंग कमीशन को इसने क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। जब आप नीति आयोग की बात करते हैं बेटा, ये बहुत सारी चीज़ों में हमें न्यूज़ प्रोवाइड करता है, अगर आप डेटा प्रोवाइड करता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में।
अटल इनोवेशन मिशन आप सबने सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस को कौन पेश करता है अपने पास, यहाँ पे कौन करता है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके साथ का क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या चीजें इसके बारे में बोली जा रही है, ठीक है। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप सबको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिखा होगा यहाँ पे। देखिए, कहता है प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है रिवाइज्ड कॉम्पोजिशन, मतलब पहले से ही था ये, पर इसे रिवाइज किया गया है, ऑफ नीति आयोग, और इसमें 4 फुल मेंबर्स हैं और 5 यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे और एनडीए के साथ, और अदर एक्स ऑफिशियो स्पेशल इनवाइटी भी होंगे। तो पहला आपको क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर रखना था। उसके बाद 15 यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो अभी लीडिंग पार्टी चल रही है अपने पास, उसके साथ प्लस एनडीए वाले हो गए आपके पास, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, स्पेशल इनवाइटीज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है पीएम रिमेन्स द चेयरपर्सन, आप सबको पता है नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो आपको क्लियर रखना है प्रधानमंत्री। इकोनॉमिस्ट कौन है, सुमन के बेरी विल कंटिन्यू टू बी वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि पहले चेयरपर्सन कौन हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, तो सुमन के बेरी यहाँ पर होंगे, ठीक है। चलिए, कहता है अभी हमने पढ़ लिया, इसके बाद अब वो 4 फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन है, तो आपको याद रखना है, पहला आता है मिसाइल साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका, वीके सारस्वत। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, क्या नाम है उनका, रमेश चंद्र। पीडियाट्रिशियन कौन आ गया आपके पास, विनोद के पॉल। और मैक्रो इकोनॉमिस्ट कौन आते हैं आपके पास, अरविंद विरमानी। इन लोगों को यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करके इनका कंपोजिशन किया गया है, ठीक है। तो एक और नया करंट अफेयर आपके पास हो गया इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब आप यहाँ पे और अगला करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। अच्छा ये रह गए, सॉरी, है ना, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, आप ध्यान देंगे, उसमें से 4 यूनियन मिनिस्टर है। कौन कौन है, पहला राजनाथ, आप सबको पता है, राजनाथ सिंह के पास कौन सी वाली मिनिस्ट्री है, डिफेंस। अमित शाह होम मिनिस्ट्री। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर फार्मर हो गए, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये इसके साथ हो गए, सॉरी, और ये वाला आ गया निर्मला सीतारमन, फाइनेंस और कॉर्पोरेट, ठीक है। तो अभी आप तो इनके बजट को देख ही पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे आता है इसके बाद, चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। यहाँ पे इसरो साइंटिस्ट जनरेटेड फर्स्ट कंप्लीट अंडर सी मैप ऑफ राम सेतु, ठीक है। सुनिए, राम सेतु अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका की, अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, इंडिया और श्रीलंका की अगर आप बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि कनेक्ट करने वाली बॉडी का नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। उसी के साथ, ठीक है, एक शैलो कह सकते हैं आप, ब्रिज जैसा दिखता है, जिसका नाम बेटा कहा जाता है राम सेतु भी कह देते हैं, और कभी कभार इसे क्या कह देते हैं, एडम्स ब्रिज भी कह देते हैं। क्या क्या कहते हैं, राम सेतु, और कई बार क्या कह दिया जाता है, एडम्स ब्रिज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं किसके साथ मिलकर क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। देखिए, इसरो की जब आप बात करते हैं तो इसरो ने किसके साथ काम करा है, यहाँ पे नासा के आइस सेट के साथ, तो आपको याद रखना है आइस सेट के साथ यहां पर काम किया गया है। फुल फॉर्म क्या आती है, आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट। आपको नाम से थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बोलने का मतलब है बच्चे, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अंडर सी चीज़ों को क्या कर पाए, देख पाए। और जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, हम आईसेट की बात करते हैं, तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो वाटर फोटोन्स को रिलीज करने की टेक्नोलॉजी है। बोलने का मतलब है इस आईसेट के अंदर जो वाटर फोटोन्स होते हैं उनको रिलीज करने की पावर है, जिसकी मदद से हम ये सब कुछ यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, एक और बात, ये एक ही दिन में तो नहीं हुआ है, ये 6 साल काम चला है, आपको याद रखना है। 2018 में इसका काम शुरू हुआ था कि अंडर सी जो ये मैप है ये तैयार मतलब स्टार्ट हुआ था काम ये वाला, और होते होते कब अपने पास कंप्लीट होकर आता है, तो आपको याद रखना है कब हमारे पास कंप्लीट होकर आता है, 2023 अक्टूबर तक ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर आप रखेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है अब ये आपको क्लियर हो गया कि किसकी मदद से कर रहे हैं हम ये, नासा के आईसेट के साथ,
जिसके अंदर वाटर की जो मतलब इसके अंदर जो है वाटर फोटोन्स को जो है उनको कैप्चर करने की पावर है। कहता है हाँ, राम सेतु का एक दूसरा नाम क्या था? एडम्स ब्रिज। कौन सा स्टेट आ जाता है? तमिलनाडु आ जाता है, आपको क्लियर रखना है, ठीक है। देखिए कहता है सेतु ब्रिज इज 29 मीटर्स लॉन्ग और 8 मीटर दी अबव दी सी बेड और 1.5 किलोमीटर वाइडर है, ठीक है। देखिए बेटा, कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा सटक जाता है और फिर वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो कई बारी इन सब में से खेलता है आपके साथ। तो आपको याद रखना है 29 मीटर, उसके बाद 8 मीटर और 1.5 किलोमीटर वाइडर है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला कहता है ये जो ब्रिज है कौन से आइलैंड पे आता है? तो आपको याद रखना है मन्नार आइलैंड, नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीलंका, और रामेश्वरम आइलैंड इन इंडिया। देखिए अगर आप थोड़ा सा मैप को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे मन्नार आइलैंड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और हमारे पास कौन सा हो जाएगा? रामेश्वरम, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बीच का ये चैनल है। अगर पूछा जाए किस किस को जोड़ता है, तो तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम क्या है? धनुषकोडी को जोड़ता है किसके साथ? तलाई मन्नार आइलैंड के साथ। तो मन्नार से तलाई मन्नार आपको यहाँ पर याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। कहता है बच्चे अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजिकल एपिक रामायण, आप सबको पता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसे भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था। क्यों? क्योंकि उनको श्रीलंका पहुंचना था और गॉडेस सीता को वहां से लेकर आना था, जिनको किसने किडनैप कर लिया था? लंका के राजा रावण ने क्या कर लिया था? किडनैप कर लिया था, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। अगर हम बात करें 9th सेंचुरी AD तक इस ब्रिज को क्या बोला गया है? सेतु बंधाई ब्रिज बोला गया। किसके द्वारा? पर्शियंस। और जब भी आप पर्शियन बोलते हैं मतलब फारसी भाषा आप क्लियर रखेंगे इस पे। एज पर दी टेम्पल रिकॉर्ड्स इन रामेश्वरम द ब्रिज वाज इनिशियली लोकेटेड अबव सी लेवल, पहले ऊपर था और बाद में क्या हो गया बच्चे? यहाँ पे कोई पावरफुल स्ट्रॉम आई होगी और जिसकी वजह से ये क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। और अब ये मतलब अंडर सी होगा और अब हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक मैं आपको और बात याद कराती हूँ। देखिए इंदिरा पॉइंट भी है अपने पास, जो कि क्या हो चुका है? 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो चुका है। तो पूरे चांसेस हैं कि कल को वो भी आपको दिख सकता है। तो पूरे चांसेस होते हैं इन सब चीजों के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला करंट अफेयर देखते हैं। आइए अगला कहता है इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है। क्या आ सकता है आपके पास? वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आपको क्लियर हो जाना है कि वेव्स की फुल फॉर्म आती है आपके पास वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए इंडिया होस्ट करेगा पहली बार, ठीक है, सॉरी पहली बार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो फर्स्ट वेव्स को याद रखना है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होगा। कहाँ पे बेटा? गोवा में, ठीक है। अब गोवा से 2 क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए गोवा की कैपिटल क्या आती है आपके पास? पणजी। और पणजी कौन सी नदी के किनारे है? तो आप याद रखेंगे मंडोवी। कौन सी नदी के किनारे है? मंडोवी। जब भी आप गोवा की बात करते हैं तो ये ऑक्यूपाइड बाय पोर्टुगीज, आप सबको पता है। और याद रखना है इसके ऊपर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। और फिर हमने गोवा को क्या करा था? लिबरेट करा था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पेपर हुआ था इस साल, वहां पे ये क्वेश्चन था कि गोवा को लिबरेट हमने कैसे करा था? पोर्टुगीज से। तो आंसर क्या था? ऑपरेशन विजय 1961 आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। वैसे 61, 62 भी लिखा है कुछ किताबों में, आप देख लेंगे इसके साथ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होने वाला है बच्चे? गोवा में, ठीक है। देखिए अभी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है अपने पास यहाँ पे? अश्विनी वैष्णव। अगर हम बात करें तो इनका मानना है कि इंडिया को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी आगे लेकर आना है, ठीक है। तो सीधी सी फैक्चुअल न्यूज़ है, कोई ज़्यादा इसमें करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला देखते हैं। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि चलो मैं ये आपको बताती हूँ, पांजी की जब आप बात करते हैं, ठीक है, एक तो वो अजय देवगन वाली दृश्यम तुम्हें याद आ जाती होगी, है ना, एक वो याद रखनी है। पांजी और जो लिस्बन है बेटा, ठीक है, लिस्बन की जब आप बात करते हैं तो ये पुर्तगाल की राजधानी है, अगर आपको पता हो तो। पुर्तगाल पांजी और आपके पास लिस्बन जो है, इनको कई बारी ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में कि इन्हें क्या बोला जाता है बच्चे? तो इन्हें ट्विन सिस्टर्स भी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर रखेंगे आप इसके साथ, अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं इसके साथ का। चलिए अगला, अच्छा
आप सबने सुना होगा नेशनल, अगर आप बात करें नारकोटिक्स के बारे में, आप सबने सुना होगा नारकोटिक ब्यूरो के बारे में, ठीक है, एनसीबी कहते हैं इसको, नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है इसे, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो इसे ये कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने क्या लॉन्च करा है, तो आपको याद रखना है मानस। अब हमारे पेपर में पहला ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानस क्या है भाई, मानस का फुल फॉर्म देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है, मतलब नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। मान लेते हैं हमें कोई भी नशेड़ी वशेड़ी दिख जाता है, ठीक है, मान लो इस तरीके से कुछ भी, और अगर हमें उसके बारे में क्या करना हो, कोई न्यूज़ देनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इस हेल्पलाइन की मदद से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। इसे पेपर में पूरे चांस हैं कि आपके पास क्वेश्चन बन जाए और यहाँ से देखा भी जा सकता है, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आप क्या कर सकते हैं, और सॉरी ये टेलीफोनिक हेल्पलाइन है और टोल फ्री है, कोई पैसा वैसा लगेगा तो बता सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जब हम एनसीबी की बात करते हैं बेटा, तो आपको याद रखना है एनसीबी की स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना, तो आप याद रखेंगे कब हुई थी बेटा, तो 1986 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हो गया आपके पास, और हेल्पलाइन नंबर क्या है तो देख लेंगे आप 1933, ठीक है, तो 1933 आप इसे याद रख लेंगे, ठीक है। तुम्हें दिख जाए तो तुम फोन कर देना बेटा। चलिए, अब ये हो गई आपके पास एक और न्यूज़। अब आती है डिफेंस और एक्सरसाइजेस, ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बोली जा रही हैं, ठीक है। देखिए कहता है अगला, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 कहाँ पर हो रही है बच्चा, डार्विन, और डार्विन कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया। आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और अगर हम बात करें करेंसी क्या चलती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है, ठीक है। देखिए बात करते हैं इसके बारे में क्या बात हो रही है, ठीक है। देखिए पहला तो आपको याद रखना है कि जो ये पिच ब्लैक है, पहला क्वेश्चन हो गया, पिच ब्लैक की अगर आप बात करते हैं तो ये किसके साथ है, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच में। पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया, मतलब ये एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसका नाम पिच ब्लैक क्यों है, पहले ये समझते हैं फिर वहां समझते हैं, ठीक है। देखिए कहता है इसका जो नाम है पिच ब्लैक, वो ओरिजिनेट होता है नाइट टाइम फ्लाइंग ओवर लार्ज अनपॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। तो रात में जो की जाती है एक्सरसाइज उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कहता है अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा तो कहता है ये जो एडिशन है ये कितना है, तो इट विल बी द लार्जेस्ट इन 43 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक, एज इट विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें 140 एयरक्राफ्ट होंगे और 4400 मिलिट्री पर्सोनल होंगे, किसके, एयरफोर्सेस के, ठीक है। याद रखना है ये बाइनल है, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके पास। अब देखते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखिए तो पहला तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, इंडिया के बाद फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूएसए, और थाईलैंड मेरे ख्याल से रिपीट हो गया 2 बार है ना, और यूके आप यहाँ पर देखेंगे ये इसके रेगुलर पार्टिसिपेंट है। अदर कंट्रीज कौन कौन सी है, तो ब्रुनेई, कनाडा, फिजी, स्विट्जरलैंड, ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कुछ कंट्रीज और हैं जो पहली बार आई हैं, तो इनके पूछने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, जैसे कि पापुआ न्यू गिनिया, उसके बाद इटली, स्पेन, फिलीपींस, ये पहली बार इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपके पास यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप सबको पता है क्रूज मिसाइल हॉरिजॉन्टल चलती हैं, अगर आपको याद हो तो। कहता है फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड। अच्छा आप मुझे बताएंगे पोलैंड की करेंसी का नाम क्या है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलैंड की करेंसी का नाम क्या है, आप मुझे बताएंगे वाला, ठीक है। कहता है अगर हम बात करें तो इस पे एक इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा है कि हम क्या डेवलप करेंगे आने वाले टाइम पर, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी होगी बच्चा, यहाँ से 500 किलोमीटर, याद रखना है आपने, ठीक है। अब ये साइन कब हुआ, जब 75वीं एनिवर्सरी चल रही थी, किसकी, नाटो की, ठीक है। एक तो नाटो गाना भी है, याद मत करना, ये नाटो दूसरा है, क्या नाम है इसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले नाटो के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, किनके देशों के बीच में, यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका के देशों के बीच
बीच में, ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है अगर इस नाटो समिट की बात करें, पोलैंड ऑल्सो ज्वाइन द ड्रोन कॉयलेशन टू ब्लॉस्टर यूक्रेन्स सप्लाई ऑफ ड्रोन्स। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है, ड्रोन्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है। उसके बाद कहता है नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जेंस करके याद रखो, स्टॉलन या कुछ भी आपको याद आ जाए, नॉर्वे से हैं ये। हेडक्वार्टर क्या आता है इनका, ब्रुसेल, बेल्जियम, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949, और 32 कंट्रीज इसकी मेंबर आपको देखने को मिलती हैं। आप मुझे यहाँ पे बताएंगे बेटा कि इंडिया इसका मेंबर है नाटो का या नहीं है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आती है बैंकिंग और इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इनको वाइंड अप कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। आइए चलिए, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ किसके बारे में बच्चा, नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या आता है, पहला आपको याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इंडिया का सबसे टॉप, अपेक्स का मतलब होता है टॉप डेवलपमेंट बैंक है, जो कि एग्रीकल्चर फंड, देखो बेटा मान लेते हैं कि मैं एग्रीकल्चर पे कोई स्टार्टअप करना चाहती हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा इस तरीके का, मतलब एग्रीकल्चर स्टार्टअप वो आप कह सकते हैं, या रूरल एंटरप्राइज की अगर आप बात करते हैं, तो जो भी देखो जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या बोला गया, एग्रीप्रेन्योर्स, ठीक है, उनको यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं इसके बारे में। कहता है बच्चे यहाँ पर कि इंडियाज अपेक्स डेवलपमेंट बैंक अनवेल्ड एन एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, क्या नाम होगा इसका, एग्री श्योर, याद रखना है आपने, श्योर का फुल फॉर्म क्या जाएगा, स्टार्टअप रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पे। और किस सेक्टर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर। जब भी आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कौन सा सेक्टर आ जाता है आपके पास, ये प्राइमरी, ठीक है, याद रखना है आपने, प्राइमरी सेक्टर आ जाता है, ठीक है। देखिए कहता है 750 करोड़ कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किए गए हैं इसके लिए, ताकि लोगों को बताया जा सके और लोगों को प्रमोट किया जा सके कि वो नई इनोवेशन करते हैं। जैसे आप मान सकते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इन सब चीज़ों की फील्ड में आप इसको देख सकते हैं। माना जाता है बच्चे यहाँ पर कि नाबार्ड की अगर आप बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। और एक इनका हैकेथन भी चल रहा है, क्या नाम है उसका, एग्री श्योर ग्रीनैथन 2024। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसी टर्म्स आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है, इसी के साथ फंड मैनेजर कौन होगा, नाब वेंचर्स लिमिटेड, जो कि किसकी सब्सिडरी है, याद रखना है आपने, नाबार्ड की। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। और याद रखेंगे क्या इसका काम रहा होगा, तो इसका काम आज भी यही है कि सस्टेनेबल और इकोटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना। और ये एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चेयरमैन कौन है अभी यहाँ पर, तो शाहजी कृष्णन आ जाते हैं आपके पास। और हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और आपको पता है बच्चे कि MS स्वामीनाथन को अभी रिसेंटली किससे नवाजा गया था, मतलब उनके पोस्टमसली कहेंगे आप उसे, उन्हें नवाजा गया था किससे, भारत रत्न से। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आप सबको पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा आप सबको, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेबी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब पहले सेबी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जब आप सेबी की बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द कैपिटल मार्केट। कैपिटल आप सबको पता है, डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह। इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था कब, 1992 में। और बाद में एक एक्ट पास होता है और इसे लागू किया जाता है कब, 30 जनवरी 1992 को। और इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो माधवी पुरी बुच, याद रखना है, फर्स्ट फीमेल हुई यहाँ पे सेबी की। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए सारथी ऐप सुनी होगी आपने इसके साथ, ठीक है। सारथी 2.0 सुना होगा आपने, तो वो सब सेबी के साथ ही है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं बच्चा, क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सेबी ने रिकॉग्नाइज करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को कि वो एक सुपरवाइजरी बॉडी बनेगी, ठीक है। ध्यान देना है कि क्या बोला है, सेबी ने रिकॉग्नाइज करा है किसे, BSE लिमिटेड को, जिसका पुराना नाम क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एक सुपरवाइजरी बॉडी, किसके लिए, तो याद रखना है रसाब, ठीक है। रसाब याद रखेंगे पहले आप, तो रसाब का फुल फॉर्म क्या आएगा, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बॉडी। और इसाब याद रखेंगे, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। तो थोड़ा सा याद रखना है, वहां पे रिसर्च एनालिस्ट आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है आपके पास, एडवाइजर आ रहा है। ठीक है, क्या काम करना है इसने, तो इसने काम करना है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कितने सालों के लिए, आने वाले 5 सालों के लिए। और काम कब से शुरू कर रही है, 25 जुलाई से, याद रखना है आपने यहाँ पे, क्लियर। ठीक है, देखिए कहता है द मूव एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सीधी बात है, सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर इसने रिपोर्ट को पेश करना है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी को सुपरवाइजरी बॉडी बनना हो सेबी के अंदर, तो उसे क्या चीज चाहिए होगी, तो आप यहां पर क्लियर रखेंगे, उसे एटलीस्ट 15 साल तो भाई हुए होने चाहिए एग्जिस्टेंस में। उसकी नेटवर्थ मिनिमम कितनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे 200 करोड़, ये भी आप क्लियर रखेंगे। और उसके बाद है एडिशनली इट मस्ट मैनेज इन्वेस्टर सर्विसेज थ्रू इन्वेस्टर सर्विस सेंटर इन एटलीस्ट 20 सिटीज। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे, इसके साथ का ये फैक्चुअल है। ज्यादा करके आपको फुल फॉर्म पे पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने के, सेबी के बारे में पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। बीएससी की बात करें तो इसको डेवलप किया गया था बाय लॉज स्टैंडर्ड ऑपरेशन। इसको इतना पढ़ के याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, पर आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, क्या बनाया गया है, एक सुपरवाइजरी बॉडी बनाया गया। ठीक है, अगर कोई बॉडी सुपरवाइजरी है बेटा, तो वो क्या करेगी, अगर नाम है रिसर्च, तो रिसर्च वाले क्या करेंगे, डेटा वगैरह वगैरह को कलेक्ट करेंगे और उसके बारे में न्यूज़ पेश करेंगे। और जब है एडवाइजर, तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस चाहिए तो वो यहाँ से हिसाब से ली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अगला आता है NIPL QNB साइन पैक्ट। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि किसकी सब्सिडरी है, NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने एग्रीमेंट साइन करा है किसके साथ, दोहा कतर बेस्ड QNB के साथ, ताकि QR कोड को लाया जा सके। और UPI मतलब आप सबको पता है, हम UPI को बाहर फैलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे ग्लोबली के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम इसे कहाँ लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कतर में। ठीक है, अब इससे क्या होगा बच्चे, कि जो भी इंडियन टूरिस्ट कहाँ जाएंगे, कतर वगैरह जाएंगे, उनके रिटेल स्टोर, टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो भी साइट्स हैं उनकी, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स वगैरह उनको नहीं देना होगा। मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते थे, टैक्स तो सॉरी गलत वर्ड हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। ठीक है, NPIL की बात करते हैं जब हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2020 में। और इसने प्रमोट कराया किसे, रुपए और UPI को। ठीक है, CEO कौन है इसके, रितेश शुक्ला। और हेडक्वार्टर कहां पर आता है, मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन रह सकता है आपके पास, और कुछ ज्यादा तो अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है, NPCI कब बना था, है ना, तो ये याद रखेंगे आप, 2008 में बना था। ठीक है, NPCI बोलने का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था, तो आप याद रखेंगे, कब बना है बेटा आपके पास ये, तो आप क्लियर रखेंगे 2008 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो आप याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक और हो गया आपके पास न्यूज़। अगला, अच्छा आप FDI जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई टर्म है आपके पास, FPI। ठीक है, इसे कहा जाता है बच्चे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करके चलना है आपने, थोड़ा सा मान लेते हैं कोई XYZ नाम का कोई बंदा है जो कि बहुत अमीर है। ठीक है, मान लो, कोई भी मान लो आप। ठीक है, रिलायंस मत मान लेना, क्योंकि उनका एग्जाम्पल के साथ मैं जोड़ूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एक बंदा मान लो आप यहाँ पे कि बहुत ही भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टर है ये बंदा, बहुत ही अमीर है, और साथ ही क्या ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जो कि रिलायंस के 100 करोड़ शेयर्स को या स्टॉक्स को क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। मान लो ये कोई XYZ नाम का बंदा है जो रिलायंस के 100 क्या करना चाहता है आपके पास, तो आपको याद रखना है शेयर्स को, याद रखेंगे आप यहाँ पे 100 करोड़ शेयर और स्टॉक्स को क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। ठीक है, अब उसे रिलायंस के डे टू डे क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे उस कंपनी की कोई डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं चाहिए। ठीक है, और इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, इसमें जिसमें आप क्या करते हैं, स्टॉक बॉन्ड्स हो गए आपके पास, या फिर आप फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करते हैं, उसे कहा जाता है FPI। ठीक है, इजी भाषा में कि मान लेते हैं मैं XYZ पर्सन हूं, मुझे किसके शेयर्स चाहिए, रिलायंस के शेयर्स चाहिए, और कितने चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिलायंस किसको अपने पास रखता है काम पे, किसको नहीं रखता है, किसको निकालता है, कुछ मुझे मतलब नहीं है। बस मेरे पास उनके क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स
गोल्स हैं या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट जो बंदा अपने पास रखता है उसे क्या कहते हैं, आप एफपीआई कहते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है यहाँ से। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। ठीक है, देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड डेटा, आयरलैंड विद एसेट अंडर कस्टडी कितना है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे 4.41 ट्रिलियन। कब तक, तो 30 जून 2024 तक। ठीक है, अब इसने रिप्लेस कर दिया है किसको, तो आपको याद रखना है मॉरिशस को। ठीक है, टू सिक्योर 4th स्पॉट ऑन प्रेफर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डेस्टिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब इजी भाषा में आप इसे याद रखें और कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मॉरिशस विच रजिस्टर्स, अभी आप देख लेंगे इसके साथ साथ क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मोस्ट प्रेफर्ड जो है वो टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो एक है यूएसए, एक है सिंगापुर और एक कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे लग्जमबर्ग। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। इसी के साथ क्या आता है, फ्रांस है। फ्रांस इज द ओनली कंट्री जिसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है 15% का। बस इतना याद रखो कौन है और कौन नहीं है, इतना ही सीधे क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा भी तो। NSLD की अगर आप बात करें तो ये फर्स्ट डिपोजिटरी इन इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। और याद रखेंगे आप इसका मतलब ये कहाँ पर बनी है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ की है, मुंबई महाराष्ट्र, और हेडक्वार्टर भी कहां पर आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है रैंकिंग रिपोर्ट और इंडेक्सेस वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पंजाब के पेपर में हर जगह पे इसके बारे में मेंशन होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पेपर में वहां पे टिक कर पाएंगे बहुत इजीली, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पेपर में रहता है आपके पास। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपके पास अगला वाला करंट अफेयर जिसका नाम क्या आता है, नीति आयोग के बारे में आप बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट यहां से। चलिए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास आता है नीति आयोग के बारे में। अभी हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, फुल मेंबर वगैरह वगैरह। अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को क्या करा है, यहाँ पे पेश करा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एक्चुअली में 2012 में अगर आप बात करते हैं, 2012 की जब आप बात करते हैं तो एक UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा था। कहाँ पे, रियो दी जनेरियो में। कहाँ पे बात कर रहा था बेटा, तो आपको याद रखना है रियो दी जनेरियो में ये बात कर रहा था। ठीक है, और इनके जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने डिसाइड करा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सेट ऑफ क्या बनाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाना चाहिए जिसका एजेंडा रहेगा कि हम उन सारे गोल्स को 2030 तक उनको हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, अब एक बात सोचिएगा जरा सा बेटा, देखिए अगर आप SDG की बात करते हैं तो इसके कितने गोल्स हैं, तो आपको याद रखना है 17 गोल्स हैं। इसके कितने टारगेट्स हैं, तो आप याद रखेंगे 169 इसके टारगेट्स हैं। और कब तक फुलफिल करने हैं, 2030 तक इनको क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, अब वैसा ही कुछ कौन रिलीज कर रहा है, यहां पर नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे हो गया, ये कौन सा हो गया, इंडिया लेवल पे हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको भी रिपोर्ट कितने में पेश करनी चाहिए थी, 17 गोल्स पर पेश करनी चाहिए थी, पर ये कितने गोल्स पे पेश कर रहा है, तो आप याद रखेंगे बेटा 16 कितने मतलब कितनों पे कर रहा है, तो आप याद रखेंगे 16 पे क्या कर रहा है बच्चे, ये पेश कर रहा है। इसमें से एक गोल मतलब ऐड नहीं है जिसका नाम है, याद रखेंगे आप, मतलब गोल नंबर जो 14th है उसे ऐड नहीं किया गया है जिसका नाम है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, इस वाले को ऐड नहीं करा है नीति आयोग ने। UN में तो होगा ही होगा, पर अब मैं फिर रिपीट कर रही हूं, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि UN वाले सस्टेनेबल गोल के अंदर कितने गोल्स हैं, 17 गोल हैं। कितने टारगेट है, 169। कब तक पूरे करने हैं, 2023 तक पूरे 30 तक पूरे करने हैं, सॉरी 23 बार बार बोल रही हूँ, 30 तक पूरे करने हैं। अब यहां से वापस आइए, वैसे ही सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स कौन पेश कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। तो नीति आयोग को भी कितने उस पर पेश करना था, 17 पे, पर वो कितने पे पेश कर रहा है बेटा, 16 गोल्स पे पेश कर रहा है। और उसमें से गोल नंबर 14th को नहीं इंक्लूड किया गया, मतलब एक ही कम हुआ ना, वो एक कौन सा वाला कम है, 14th वाला जिसका है लाइफ बिलो वाटर। इसको छोड़कर बाकी 16 पैरामीटर्स पे इसको यहाँ पर पेश किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे, हाँ या ना, क्लियर हो गया। और ये सस्टेनेबल गोल ये वाला जो है वो कब क्रिएट किया गया था, 2015 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके साथ बनने वाले क्वेश्चन और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने चौथी एडिशन रिलीज करा है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 के लिए, जिसमें चौथी बार लगातार कौन टॉप कर रहा है यहाँ पे, केरला,
उसके बारे में अगर हम बात करें, फिर उसके बाद उत्तराखंड याद रखना है आपने। और कितना स्कोर पॉइंट है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे 79 इसका स्कोर पॉइंट है। कितना स्कोर पॉइंट है बच्चा यहाँ पे, कितना स्कोर पॉइंट है यहाँ पर आपको याद रखना है 79। मतलब एक स्केल है यहाँ पे स्कोर करने के लिए 0 से लेकर 100। तो जो कंट्री 0 से लेकर 100 की तरफ बढ़ती जा रही है, मतलब 100 के बिल्कुल करीब है, उनका जो मतलब सस्टेनेबल गोल अचीव करने वाला पैरामीटर है वो सबसे अच्छा है, याद रखना है, ठीक है। अब वर्स्ट परफॉर्मेंस किस किस की है, बिहार की, उसके बाद झारखंड और नागालैंड की, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है बच्चे यहाँ पर, इसके बाद अमंग यूटीज की बात करें तो 5 परफॉर्मर्स हैं, जिसमें चंडीगढ़ टॉप करता है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर पुडुचेरी है, फिर आपके पास अंडमान निकोबार और दिल्ली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी के साथ नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, अभी हमने बात करी थी, प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन केबेरी, अभी हमने पढ़ा था। सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 नई दिल्ली में, ठीक है। और देखो लिखा है ना, टुवर्ड्स विकसित भारत, ठीक है। और 17 गोल्स किसी दिन आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको याद करा दूंगी इनको, ठीक है, कि 17 गोल्स कौन कौन से हैं, नमोनिक या कहानी कोहनी के थ्रू हम इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है आपके पास, नीति आयोग छाया हुआ है, ठीक है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी क्या करी है, यहाँ पे एक रिपोर्ट को पेश करा है, ठीक है। देखते हैं। नीति आयोग ने कहा, मतलब इनकी रिपोर्ट का टाइटल है बच्चे, आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर डेटा पेश किया गया है, ये आपको यहां पर याद रखना है। और बोला गया बच्चे, मार्केट साइज की बात करें तो टॉप मतलब डॉलर कितना चल रहा है, मतलब USD डॉलर कितना वैल्यू बताया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, 4.3 ट्रिलियन, जिसमें चाइना, ताइवान, USA, साउथ कोरिया, वियतनाम और मलेशिया आपको देखने को मिलता है। आपने देखा नहीं होगा यार, 100 बार देखा होगा, मेड इन चाइना, मेड इन फलाना, मेड इन ढमकाना, ठीक है। ईयरबड्स देख लो वहाँ पे आप, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक देख लो, ज़्यादा करके इनका नाम आता ही है आपके पास। तो कहता है इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल में, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4% इन ग्लोबल डिमांड। इंडियाज एक्सपोर्ट आर अप्रॉक्सीमेटली कितना है, $25 बिलियन एनुअली, रिप्रेजेंटिंग कितना है भैया, बहुत ही कम है हमारे पास, ठीक है। तो हम बनाते नहीं होंगे, मुझे लगता है हम, ठीक है, ये सब काम नहीं कर रहे होंगे आजकल हम, ठीक है। आगे बेटा इसके बाद अगला कहता है, इंडिया शुड एम फॉर $50 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाय द फाइनेंशियल ईयर 30, याद रखेंगे आप। उसके बाद कहा है कि कितनी जॉब्स इससे क्रिएट की जाएंगी, तो बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, कितनी क्रिएट की जाएंगी, 5.5 to 6 बिलियन जॉब्स, याद रखेंगे आप। और ये आप डेटा देख लेंगे, ठीक है, डेटा तो आपको याद ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए किस किस कंट्री का क्या क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और आ गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। कहता है यूनाइटेड नेशन ट्रेड डेवलपमेंट ने एक और डेटा रिलीज करा है, क्या नाम है बेटा उसका, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट शेपिंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। कहता है बच्चे कि अगर इंडिया का डेटा देखा जाए तो इंडिया में ग्रोथ कितनी हुई है, वो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात में हो रहा है, ठीक है। 163% ग्रोथ हुआ है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं, इसके अंदर कंप्यूटर, स्क्रीनिंग, सब चीज़ें, ठीक है, सब वो वेस्ट, ठीक है, जो किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से वेस्ट है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कहता है ये बढ़ चुका है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो चुका है यहाँ पर, बढ़ चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया जनरेट, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है एशिया में वही ज़्यादा वेस्ट क्रिएट कर रही हैं, जैसे इसमें चाइना कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि बेटा ये तो हर चीज़ मशीन यूज़ करते हैं ना बेटा, तो आपने देखा ही होगा। अगर हम बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है जिन्होंने रिपोर्ट पेश करी है, तो क्या नाम है उनका, यहाँ पे रेबेका, अब ये देख लेंगे, स्पैनस्पून इनका नाम है। और हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम आगे देखते हैं आगे। अच्छा, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिपोर्ट आई है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है रिपोर्ट ऑफ इंडियाज G20 टास्क फोर्स, जो कि किसके ऊपर काम कर रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सबको पता है, ठीक है, पंचायतें, ये सब चीज़ें डिजिटल पे जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डिजिटल पे जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है बच्चा, तो कहाँ से इसको रिलीज किया गया है, नई दिल्ली से। ये रिपोर्ट एम करती है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूत किया जाए।
इस रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर करा है? तो इंडिया का जो ग्रुप ऑफ 20 टास्क फोर्स है DPI के लिए, उसने इसको यहाँ पर क्या करा है, पेश करा है। कहता है और ये किसके बारे में बात कर रहा है? इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए एक लिखा है वासुदेव कुटुंबकम। ये मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया है कि ये कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लेंगे, ये क्वेश्चन भी था पहले पेपर में। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास बैंक्स डिपॉजिट ग्रोथ स्लो टू 10.6%। ठीक है, अब बैंक में जो डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो क्या होती जा रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है। अब RBI ऐसा कहता है। ठीक है, कहता है RBI के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट ग्रोथ है कमर्शियल बैंक में वो कितने % घट गई है? तो क्या लिखा है बच्चे वहां पे? 10.64% ईयर ऑन ईयर एज ऑफ जून 28-24। डिपॉजिट बेस एक्सपेंडेड कितना बढ़ चुका है यहाँ पर? 211.95 ट्रिलियन, याद रखना है। क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ पर गिर रहा है, याद रखेंगे आप। उसके बाद अब ये पुराने डेटा के साथ कंपेयर किया गया है, इतना याद रख लेंगे आप कि क्या किया जा रहा है यहाँ पर, कितना स्लो हुआ है, तो 10.64% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपके पास कौन सी वाली, पिछली न्यूज़। और अब हम बढ़ते हैं इस पे स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। ठीक है, चलिए आते हैं। अच्छा, 4 ग्रैंड स्लैम है, अगर आपको पता हो तो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं किसके साथ बेटा? और टेनिस के साथ, अगर आप सबको पता हो। उसमें से एक का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, अगर आप सबको पता हो। एक का नाम कौन सा आता है? फ्रेंच ओपन। एक आता है विंबलडन ओपन, और एक आपके पास आता है US ओपन। मैं रिपीट करती हूँ, एक कौन सा आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक आता है फ्रेंच ओपन, एक आता है विंबलडन, और एक आता है आपके पास कौन सा वाला? US ओपन। ठीक है, देखिए कहता है 137th एडिशन हुआ है किसका? ओल्डेस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम का। और ये मतलब द विंबलडन चैंपियनशिप 2024 ग्रास कोर्ट पे हुआ है। और कहां पर हुआ है? तो विंबलडन क्लब कहां पर? लंदन में हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज, इनको क्या मिला है? 2024 का जेंटलमैन सिंगल टाइटल। किसे हराने के बाद यहाँ पे? तो डिफीटिंग 7 टाइम चैंपियन नोवाक जोकोविच। आप सबको पता है इनके बारे में, सर्बिया से, और लगातार दूसरी बार। ठीक है, उसके बाद ये आप देखिए अभी सारा फैक्चुअल है आपके साथ। ठीक है, आप इसे कवर कर लेंगे इसके साथ साथ ही पढ़कर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। किसने किसको हराया है वो आप देख लेंगे। और 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स थे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, ये आप सब इसमें कवर कर लेंगे। अगला क्या आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इनका 2024 का एक एडिशन हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है स्पेन ने 17th एडिशन UEFA का जीत लिया है, याद रखना है आपको। और इसी को यूरो कप भी कहा जाता है। किसको हराया इन्होंने? तो इंग्लैंड को हराया 2-1 से, याद रखेंगे कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में। कौन होस्ट कर रहा था? तो क्लियर हो गया, बर्लिन जर्मनी कर रहा था। और स्पेन यूरो कप को जो है वो कितनी बार जीत चुका है? 4थी बार, याद रखेंगे। कब? 1964, 2008 और 2012 में। ठीक है, 6 प्लेयर्स शेयर द गोल्डन बूट अवार्ड, ईच स्कोरिंग 3 गोल्स। ठीक है, तो 3-3 गोल उन्होंने करे होंगे। ठीक है, अगला कोपा अमेरिकन फुटबॉल 2024। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अर्जेंटीना को टाइटल मिला है 48th एडिशन का कोपा अमेरिका। किसे हराने के बाद? कोलंबिया। और कहां पर हराया? हार्ड रॉक स्टेडियम। कहां पर है? फ्लोरिडा USA में, आप याद रखेंगे। ठीक है, किसने होस्ट करा था? USA ने होस्ट करा था। क्वेश्चन हो गया आपके पास। और ये जो है दिस मार्क अर्जेंटीना 16 टाइटल ऑफ कोपा अमेरिका। विद दिस अर्जेंटीना क्या बन चुका है? टूर्नामेंट्स मोस्ट सक्सेसफुल टीम। किसके बाद? उरुग्वे और ब्राजील के बाद। ठीक है, कोपा 2024 एक क्वाड्रिलल इंटरनेशनल मेंस सॉकर चैंपियनशिप है, याद रखेंगे आप। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? साउथ अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन। ये फैक्चुअल न्यूज़ है बेटा, आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के जो चैंपियन टीम है, इंडिया की जो चैंपियंस टीम है, जिसको कौन हेड कर रहे हैं यहाँ पे? युवराज सिंह। अगर आप बात करें तो इन्होंने इनॉग्रल एडिशन ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स जीता है यहाँ पे। किसे हराने के बाद? तो यूनुस खान। किस टीम के थे वो? पाकिस्तान चैंपियन टीम। और कितने विकेट से? 5 विकेट। और कहाँ पर हो रहा था ये? तो
बिरमिंघम कहाँ पर, इंग्लैंड में हो रहा था, आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स को और किस नाम से जानते हैं? ईज माई ट्रिप वर्ल्ड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। और ये T20 टूर्नामेंट होता है जिसको कौन खेलते हैं? रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं, ठीक है। इस टूर्नामेंट पे 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी। क्या क्या नाम आता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? तो अंबाती रायदू को। टूर्नामेंट किसे मिला है? यूसुफ पठान, इंडिया। मोस्ट रन्स किसके हैं? शोएब मलिक, आपको पता ही है ना, बड़ा सारा वो दुष्ट भी है थोड़ा सा। उसके बाद है मोस्ट विकेट्स किसके पास हैं? तो आप याद रखेंगे नेथन कॉल्टर-नाइल, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखेंगे आप ये वाला। चलिए, याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, पर पढ़ना पड़ेगा बच्चे बार बार, है ना। अगला, अच्छा, कहता है सऊदी अरेबिया टू होस्ट फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इन 2025, ठीक है। तो अभी जो होंगे उन्हें कौन हेड करने जा रहा है ओलंपिक स्पोर्ट्स को? तो आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है दिस पार्टनरशिप इज इन द लाइन सऊदी अरेबियाज विजन 2030 विच एम्स टू ट्रांसफॉर्म नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2027 एशियन कप मेन फुटबॉल, 2029 एशियन विंटर गेम्स, और जो मल्टी स्पोर्ट होंगे वो 2034। बेटा बहुत दूर दूर की बातें हो गई है, ठीक है, और यही वाले पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं हमारे पास परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अगला, और दिस ईयर पेरिस ओलंपिक्स जो है, आप सबको पता है पेरिस में हो रहे हैं इस बार, सबको पता है बेटा। 1500 एथलीट्स यहाँ पर काम होस्ट कर रहे हैं इसको। 206 डिफरेंट कंट्री से हैं और 329 इवेंट्स होंगे किस पे? 32 स्पोर्ट्स पे, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास यहाँ पे, हाँ, ये तो देखा ही होगा, BTS वाला, है ना। देखिए, BTS का मेंबर है, क्या नाम है इसका? किम सिकोजिन। अब ये मैंने पढ़ा नहीं कभी भी, है ना, चलो तुम देख लेना इसको, जिन इसका नाम है पगलेगा, ठीक है। तो कहता है ये पहला कोरियन सिंगर और K-पॉप आइडल बना है जो क्या बनेगा वहाँ पे? टॉर्च वेयरर बनेगा। कहाँ पर? इस म्यूजियम पे, और कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस पे, ठीक है, याद रखेंगे आप। द ओलंपिक टॉर्च फर्स्ट लिस्ट इन ओलंपिया ग्रीस 16 अप्रैल 2024 को, और ये कहाँ तक पहुँचेगी? पेरिस पहुँचेगी कब? 26 जुलाई 2024 को, और फिर ओपनिंग सेरेमनी होगी किसकी? ओलंपिक्स की, ठीक है। अगला, 2024 के पेरिस समर ओलंपिक्स कब होंगे आपके पास? 27 जुलाई 2024, और कंटिन्यू रहेंगे कब तक? 11 अगस्त 2024 तक, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात हो रही है। इसमें इंडिया के साबिरा, क्या पढ़ेंगे इन्हें? सबीरा हैरिस, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या करा? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। कहाँ पर हो रहा था ये? तो पॉर्पेटो में, और ये कहाँ पर आता है? इटली में, ठीक है। और गोल्ड किससे मिला है? तो USA के कैरी गैरिसन को मिला है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ आपके पास आती है अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, देख लेते हैं इसके बारे में भी। कहता है IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट द सी। अच्छा, आप सबने शायद एक करंट अफेयर सुना होगा जिस पे हौती बोलते हैं, ईरान की एक कह सकते हैं आप, जो शिप थी जिसने क्या करा था? जिसने अटैक कर दिया था, अगर आपको याद हो, रेड सी पे, ठीक है। उसी पे जिन्होंने मतलब इसे बचा लिया था उनको अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। देखिए क्या नाम है। कहता है लुआंडा में, ये लुआंडा एक शिप थी, उस पर अटैक हुआ था। तो क्या कहता है बच्चे यहाँ पे? देखिए, कहता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कराए हैं विनर्स कब के यहाँ पर? तो IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। तो किसे मिला यहाँ पे? 2 रेसिपिएंट हैं। क्या नाम है बच्चा यहाँ पे? एक है अभिलाष रावत, ये, और ये कौन है? कैप्टन थे। क्रू किसके क्रू थे? और एंड द क्रू ऑफ ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा, मैंने भी आपको इसका नाम बताया था। नॉमिनेटेड बाय मार्शल आइलैंड, कैप्टन जॉर्ज फर्नांडो गैलावेज फ्यूंटेंस एंड द क्रू ऑफ टग बोट पीमेक्स माया, नॉमिनेटेड बाय मैक्सिमो। सीधी सीधी बात है बच्चे, यहाँ पर आपको अगर याद हो तो हमने पिछले किसी करंट अफेयर में आपको ये पढ़ाया हुआ था, ठीक है। IMO ने ऑनर करा है कैप्टन ब्रिजेश नाम्बियार को, और उसके साथ एंड द क्रू ऑफ इंडियन नेवी शिप, क्या नाम है इसका? विशाखापट्टनम, विद लेटर ऑफ कमेंडेशन। उसके बाद IMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? UN की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेगुलेट और फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिसीज, किसके लिए?
इंटरनेशनल मैरी टाइम के लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला करंट अफेयर आपके पास। आईएमओ कन्वेंशन कब एंटर हुआ था, तो आपको याद रखना है 58 में। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन करा था, 1959 में। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो किटेक लिम है, याद रखेंगे आप। मेंबर स्टेट कितने हैं, तो 175 है, 175 है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, तो यूके आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है ना, तो रेस्क्यू करा था इन्होंने, इसके लिए बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास पैट टिलमैन अवार्ड 2024, ठीक है। देखिए वैसे तो इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, पर अब देखते हैं आप यहाँ पे इनको क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने इनविक्टस गेम्स फाउंडेशन की नींव रखी है, ठीक है। याद रखेंगे आप, ये प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए जो घायल हो जाते हैं, इंजर्ड होते हैं, सिख सर्विसमैन एंड वुमेन, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। प्रिंस हैरी कौन है ये बेटा, तो आपको पता ही होगा, प्रिंस हैरी है ये, और इनको क्या मिल रहा है, पैट टिलमैन अवार्ड 2024 इनकी सर्विसेज के लिए। अच्छा बेटा एक और चीज़, पैट टिलमैन कौन है, ठीक है। ये एक वो व्यक्ति है बेटा जो कि मतलब यूएसए की आर्मी में थे और इनका फिर देहांत हो गया था कहाँ पे, अफगानिस्तान पे। उनके नाम पर ये अवार्ड यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा घुमाने वाला नहीं है, ठीक है। अगला सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया के सैंड आर्टिस्ट हैं। इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला है, याद रखना है, गोल्ड मेडल मिला है सैंड स्कल्पचर के लिए। और कहाँ पे बचा, तो ये पीटर्सबर्ग कहाँ पर हो रहा था, रशिया में हो रहा था, याद रखना है आपने। और इसकी थीम क्या थी, हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड फेरी टेल्स, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। माना जाता है कि ये एक बार रथ की चलाने की बात, रथ बोलने का मतलब है जो वो जगन्नाथपुरी वाली यात्रा निकलती है ना, तो उसमें इनको इनका मतलब इनका मानना था कि मुझे भी वो रथ खींचना है, तो इनको मना कर दिया गया था। और फिर ये सैंड पे जाते हैं वहाँ पे चुपचाप, और फिर वहाँ जाकर ये मूर्ति वहाँ पर बनाते हैं, ऐसी मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो जो रथ में जितने भी देवी देवता थे उनकी मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। सैंड मतलब मूर्ति बोलने का मतलब है सैंड, वो बनाते हैं, सैंड आर्ट बनाते हैं उनकी, ठीक है। तो तब से फिर ये पिक्चर में आते हैं हमारे सामने, ठीक है। चलिए अगला आपके पास आता है कॉस्पर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, ठीक है। देखिए कहता है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च की अगर आप बात करते हैं, इसने अवार्ड दिए हैं। अब पहले तो ये देखो कि कहां पर हो रहा है ये, तो बुसान साउथ कोरिया पे हो रहा है ये। इंडिया के 2 साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है, जिसमें से एक का नाम क्या है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, और एक है अनिल भारद्वाज, ठीक है। अगर आप इनकी बात करते हैं तो इन्हें कॉस्पर हैरी मेसाई अवार्ड मिल रहा है, और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई मेडल मिल रहा है, किसकी तरफ से, तो कॉस्पर एंड इसरो की मदद से, ठीक है। कहता है ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करेगा इनके कंट्रीब्यूशन को, कहां पर, स्पेस और साइंटिस्ट पे, कहां पर करेगा, स्पेस रिसर्च और साइंटिस्ट की फील्ड में। अगर आप बात करते हैं अग्रवाल की बात करते हैं आप, तो इनका चंद्रयान 1 में भी नाम रहा है। और अगर आप बात करते हैं भारद्वाज की, तो आप आदित्य L1 की बात करते हैं, तो उसके साथ भी इनका नाम यहां पर जोड़ा जाता है। और भी बहुत सारे मिशंस में काम करा इन्होंने, पर उसके अलावा ये 2 फेमस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, हैरी मेसाई किसके नाम पर दिया जाता है, तो इनका पूरा नाम था हैरी स्टीवर्ट विल्सन मेसाई, ठीक है। ये कौन थे, FRS, एन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिक फिजिस्ट थे। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च, और ये देख लेंगे आप। उसके बाद विक्रम साराभाई वाला, और ये वर्ल्ड की जो कॉस्पर है, ये वर्ल्ड की पहली साइंटिफिक बॉडी है जो किसमें काम करती है, रिसर्च के लिए प्रमोट करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, पेरिस फ्रांस, ठीक है। चलिए अब आती है अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़ जो हमारे पास रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसकी, नेपाल की बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कहता है खड़गा प्रसाद शर्मा, ओली ओली इनको वैसे याद किया जा सकता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से हैं, याद रखेंगे आप। और ये नए PM बने हैं, कहाँ के, नेपाल के, ठीक है। कहाँ के PM बने हैं नए नए अभी, तो नेपाल के बने हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि कहाँ के बने हैं ये, नेपाल के, ठीक है। नेपाल की जब आप बात करते हैं तो नेपाल के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है हमारा, तो अगर आपको पता हो तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है। मतलब आप ऐसे काउंट कर लेंगे कि यूके आ गया, यूके के बाद क्या, यूके बोलने का मतलब है
उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कौन सा आता है आपके पास? यूपी, यूपी के बाद सिक्किम आप काउंट कर सकते हैं, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, और लगभग 1850 किलोमीटर की हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सूर्य किरण एक्सरसाइज हमारी किसके साथ है, कौन सी वाली? सूर्य किरण आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए ये क्या बन रहे हैं यहाँ पे, तो 4th टर्म पीएम बन रहे हैं नेपाल के, आप याद रखेंगे। उसके बाद कहता है, अब ये देख लेंगे अब वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, तो रामचंद्र पौडेल, याद रखना है। और ये पहले पीएम बनेंगे नेपाल के जिनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट जनरल इलेक्शन किसके बाद, उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल बनने के बाद। ठीक है, और ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? पुष्पा को। ठीक है, तो पुष्पा याद रखो, पुष्पा ओली, ओली बस ओली आ गए अब। ठीक है, चलिए अगला आता है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, क्या नाम आता है इनका? रॉबर्टा मेट्सोला, याद रखेंगे आप। ये पहली वुमेन बन गई हैं और टू विन सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, याद रखना है आपने। तीसरी वुमेन है ये यूरोपियन पार्लियामेंट की, आप याद रखेंगे। पहली कौन थी? साइमन, और दूसरी कौन थी यहाँ पे? निकोले। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल है और कुछ नहीं, इसमें अपॉइंटमेंट में सीधा नाम आ जाएगा। देख लेंगे प्रेसिडेंट्स वगैरह वगैरह आप इसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे अगला आता है रवांडा के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये खतरनाक नाम है पहले तो, है ना। क्या नाम आता है यहाँ पे? पॉल कागमे। ठीक है, क्या नाम है? पॉल कागामे, तो आप ऐसे करके ऐसे याद कर लेंगे। और ये क्या बन रही है वहां पर, तो आप ये प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं कहाँ की, तो आप याद रखेंगे, सॉरी बनने जा रहे हैं कहाँ के, तो रवांडा के। ठीक है, आप याद रखेंगे। और कैपिटल क्या है इसकी? किगाली। क्या नाम है इसका? किगाली। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रवांडा क्या एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में, और इसे लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जब लैंडलॉक्ड है तो मतलब बंद ही होगा ना। अगला उसके बाद है लिथुआनिया प्रेसिडेंट बने हैं कौन, तो क्या नाम आएगा इनका? गीतानास नाउसेदा। ठीक है, अब ये बता बेटा गीता से याद रह सकता है ये बंदा, उसके अलावा तो बड़े मुश्किल है याद करना। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको भी, सीधा फैक्चुअल है बेटा, सीधा फैक्चुअल, कोई घुमाने वाला नहीं है। अगला को चेयर ऑफ ग्लोबल सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुमंत सिन्हा चेयरमैन सीईओ किसके? रिन्यूएबल एनर्जी के, और इनको अपॉइंट किया गया है किसके लिए? अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट लीडर्स इन द वर्ल्ड। कहता है सिन्हा इज फाउंडिंग मेंबर of the forum's first movers coalition and currently served as board chair of Rocky Mountain Institute Colorado USA। अब ये इस पे साथ साथ सीधा सीधा ही क्वेश्चन है बेटा कि किसे अपॉइंट किया गया है, तो आप याद रखेंगे इनको अपॉइंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे। इसके साथ साथ ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कहाँ काम करेंगे कितने दिनों तक। ठीक है, अगला आता है लास्ट आपके पास डेज इन द न्यूज़, कि कौन कौन से डेज अब यहाँ पर न्यूज़ में उनके बारे में बात करके खत्म करते हैं इसको। ठीक है, चलिए संविधान हत्या दिवस। ठीक है, इंडिया ऐसा देश बन चुका है जो संविधान दिवस भी बनाता है और संविधान हत्या दिवस भी बनाता है। तो हम संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, अगर आपको पता हो। इसे नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। और हत्या दिवस हम अगले साल से मनाएंगे, और कब मनाएंगे? 25 जून को। ठीक है, कब मनाएंगे इसको हम? 25 जून को। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखिए आप सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 352, अगर आपको पता हो, पता है ना सबको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 356 आपके पास, और एक आता है 360। इट डील्स विद इमरजेंसी। किससे डील करता है ये? इमरजेंसी में। और इमरजेंसी बोलने का मतलब है ये नेशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, और ये फाइनेंशियल है। ठीक है, ये वाली इमरजेंसी तो पता नहीं कितनी बार लग गई, ये फाइनेंशियल आज तक नहीं लगी है अपने पास। और नेशनल वाली कितनी बार लग चुकी है भाई? 3 बार लग चुकी है। ठीक है, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर। ठीक है, आपको याद रखना है। और उसके अलावा एक थी फालतू की इमरजेंसी जो कि कब लगी थी? 1975 में लगी थी, 25 जून को। ठीक है, जिसमें माना जाता है कि उस समय की जो इंदिरा गांधी थी वो डिक्टेटरशिप पे आ गई थी, और ये मतलब एक बहुत ही बुरा टाइम था बेटा। ठीक है, लोगों के लिए बुरा टाइम था ये। ठीक है, माना जाता है ये कि अगर आप बात करें 1975 की जो इमरजेंसी है, उस समय पीएम कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी किसके कहने पे? तो आप याद रखेंगे किसके कहने पर लगाई थी बेटा? तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय पे थी, उनके बोलने पर इसे लगाया गया था। ठीक है, कब से कब तक चली थी ये? तो 25 जून से लेकर 21 मार्च, बोलने का मतलब है 25 जून 1975 से कब तक चली थी ये? 21 मार्च, याद रखेंगे आप, 1977 तक ये चली थी। ठीक है, तो याद रखना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डार्क फेज है ये भी हमारे इतिहास का माना जाता है यहाँ पर। और फिर इसी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है?
मतलब सेलिब्रेट नहीं, सॉरी, हत्या दिवस इसे मनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा एक और चीज़, प्रोविजन ऑफ, अगर आप बात करें ये इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता है कि हमने कहाँ से लिया है इसको, जर्मनी से लिया। ठीक है, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा इस बारी। ठीक है, देख लेंगे आप। चलिए, कहता है, देखो लिखा ना 21 मंथ की इमरजेंसी थी, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था, और इसके अंदर क्या लाया गया था बच्चे, तो इसका क्या रीजन दिया गया था, टू कंट्रोल इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे आपातकालीन लिखा, आपातकाल और संविधान लिखा हुआ है नीचे। कहता है इट इन्वॉल्व द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस विड्रॉन। ठीक है, ये आप सबको पता है बच्चे कि जब भी ऐसा कुछ होगा, इमरजेंसी लगेगी, तो मेरे और आपके बहुत सारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रेस कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, उसे भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना। और इसी इमरजेंसी की वजह से एक अमेंडमेंट आई थी जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है अगला, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, अब देखो बेटा सीधा क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे हम कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है कब मनाते हैं, 15 जुलाई को। अब इसके साथ क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने भी एक मिशन चला रखा है फॉर किसके लिए, स्किल, मतलब यूथ स्किल के लिए एक मिशन चला रखा है, जिसमें यूथ की जो स्किल है उसके बारे में बात की जाती है। जब आप नेशनल यूथ डे की बात करते हैं तो वो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद। जब आप वर्ल्ड यूथ डे की बात करते हैं तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को, आपको याद रखना है। और यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। ठीक है, ये लिखा हुआ है वहां पे, इसकी थीम आपको याद करना थोड़ी सी जरूरी है, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, अब हाँ एक चीज और है ना इसके साथ, हाँ मुझे याद था, मुझे आपको ऐड कराना था यहाँ पे। ठीक है, देखिए लिखा ना यहाँ पे एक लिखा UN इवॉक लिखा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, यूनेस्को प्लस वोकेशनल एजुकेशन का, ये आपने याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, बॉन जर्मनी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, अगला आता है द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। कब मनाया जाता है ये, तो आपको याद रखना है 17 जुलाई को, और इसी दिवस को इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे, जस्टिस डे भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल जस्टिस डे भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप 17 जुलाई को। और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ रोमन स्टैट्यूट इन 1988, द फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ द ICC। तो ICC बोलने का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, किसके अडॉप्शन से बना था, तो रोमन स्टैट्यूट 1988 के उससे बना था। ठीक है, कहता है ये जो ट्रीटी है ये लीगल बेसिस है, और इसने अडॉप्ट करा है कितनों को, 120 स्टेट्स को, ये आप देख लेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, हेग, नीदरलैंड्स में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये वाला। ठीक है, उसके बाद है नेल्सन मंडेला, सबको बताए, इन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। इन्हें हमने भारत रत्न से भी नवाजा है, अगर आपको याद हो तो इन्हें हमने किससे नवाजा है, भारत रत्न से। और कब, 1990 में हमने इन्हें क्या दिया था, भारत रत्न दिया था, आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखेंगे, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम है उसका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनका किसका नाम आता है ये, तो आप याद रखेंगे ये किसका नाम आता है यहाँ पे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनके डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को याद रखेंगे आप, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आप याद रखेंगे यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 11, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया ना, सॉरी 11 नहीं होगा, ये 18 होगा। ठीक है, 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेल्सन मंडेला की अगर आप बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है इस दिन की, इट इज स्टिल in your hands to combat poverty and inequity। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे इसके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको हमने भारत रत्न कब दिया है, 1990 में। इन्हें नोबेल पीस प्राइज कब मिला है, 1993 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, और ये कौन थे, तो सब जानते हैं बेटा इनको, इन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। और ये कहाँ से थे, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा सारा का सारा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।